Welcome to my channel CA Gayatris Academy, and today we are going to deal with Ind AS 113, that is fair value measurement. Okay, so what does fair value measurement in AS 113 states? The conceptual overview is that to create, what does they want? They want a single consistent framework. ठीक है, एक single consistent जो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेमवर्क होगा मेजरिंग द फेयर वैल्यू, और क्या डिस्क्लोजर्स हमें देने हैं फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स के साथ उसको भी बताता है. तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तीन. एक है फर्स्ट में एक फ्रेमवर्क बताना जो जिसमें हम कंसिस्टेंटली सिंगल फ्रेमवर्क में फेयर वैल्यू मेजर करेंगे. सबसे पहले फेयर वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ फेयर वैल्यू. सेकंड है उसका फ्रेमवर्क होना चाहिए. इंड एएस बोल रहे हैं कौन सा फ्रेमवर्क कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए, और क्या डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी है. ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे इंड एएस 113 में. सो व्हाट डज इट सेज? फर्स्ट में हम देखेंगे डेफिनेशन, दैट इज अ फेयर वैल्यू क्या बोल रहा है. द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट. ओके, कोई भी एसेट को सेल करने के लिए जो प्राइस हमें मिलेगा, या कोई भी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करने की, हमारा लाइबिलिटी है हमें पे करना है, राइट. तो वो हम उसके लिए पेमेंट करेंगे. तो जितना प्राइस हमें लगेगा कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए, रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन. ठीक है, in an orderly transaction between market participants at the measurement date. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक प्राइस होगा जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एसेट सेल किया जा सकता है, वो प्राइस, एंड किसी का अगर कोई लाइबिलिटी उसको पे कर सकते हैं, राइट. किसमें? इन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन. उसका डेफिनेशन में हम देखेंगे. बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या है वो भी देखेंगे, राइट. सो डेफिनेशन इज इट इज़ बिटवीन द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट. what that is the orderly transaction should be taking place. और क्या होगा? वो हमें प्राइस बोलेगा जिसमें एक एसेट को हम बेच भी सकते हैं, और एक एसेट कोई भी लाइबिलिटी हमारा है उसको हम पेमेंट करेंगे. क्या के एलिमेंट्स हमें पढ़ेंगे? एग्जिट प्राइस. तो एग्जिट प्राइस क्या है? इट इज़ एन एग्जिट प्राइस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स होल्डिंग द एसेट और ओनिंग द लाइबिलिटी. जो मार्केट पार्टिसिपेंट है उनके पर्सपेक्टिव से जो प्राइस होगा वो प्राइस को हम पकड़ेंगे एग्जिट प्राइस, नॉट एन एंट्री प्राइस. एंट्री प्राइस के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, राइट. What is an orderly transaction? Orderly transaction assumes exposure to the market for a usual period, not a forced or distressed sale. ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मतलब है जब कोई पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन हेल्ड हो रहा है नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के टाइम में, नॉट कभी भी एक फोर्स में सेल करे कि वो भी प्राइस कम जैसे फोर्स सेल या डिस्ट्रेस में सेल, नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ सेल इन अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, राइट. देन वी नो व्हाट इज मार्केट पार्टिसिपेंट्स. इंडिपेंडेंट नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज. जो भी विलिंग पार्टीज अपने खुद की इच्छा से, नॉट फोर्स्ड सेल, इंडिपेंडेंट है, नॉलेजेबल है, नॉट बायस. ओके, द मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, नॉट द एंटिटी स्पेसिफिक वंस. एंटिटी का कोई स्पेसिफिक वंस नहीं है. दीज आर बेस्ड ऑन द assumptions made by the market participants. Then we have the principal or the most advantageous market. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से जो जाता है हमारे फेयर वैल्यू के साथ. द मार्केट विद द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द एसेट और लाइबिलिटी. जिस एसेट को हम बेचना चाहते हैं या जिस लाइबिलिटी को हम पे ऑफ करना चाहते हैं, राइट, उसके लिए जो सबसे बड़ा मार्केट है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम भी ज़्यादा है, लेवल ऑफ एक्टिविटी जिसका ज़्यादा है, वही मार्केट को हम पकड़ेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल और द एडवांटेजेस मार्केट, राइट. यूज द मोस्ट एडवांटेज मार्केट, द वन दैट मैक्सिमाइज सेल प्राइस. सेलिंग प्राइस जो बढ़ाएगा उस पर्टिकुलर एसेट के लिए, उसी को हम लेंगे, राइट. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेज मार्केट. इस इंड एएस 113 दैट इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट से कुछ एक्सक्लूशंस हैं जो हम नहीं लेंगे. क्या क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो कहाँ जाता है, विच इज़ डन अकॉर्डिंग टू इंड एएस 102. लीजिंग ट्रांजैक्शंस दे विल बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू इंड एएस 116. मेजरमेंट लाइक फेयर वैल्यू बट नॉट फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू है लेकिन फेयर वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू अंडर इंड एएस 2 एंड वैल्यू इन यूज इंड एएस 36. ठीक है, ये सब में हम क्या करेंगे? इन एएस 113 का मेजरमेंट फॉलो नहीं करेंगे. डिस्क्लोजर में भी कुछ एग्जाम्पशन है, जैसे इन एएस 19 में है, जैसे सर्टन फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. एग्जांपल, प्लान एसेट्स अंडर इन एएस 19 और एसेट्स फॉर विच रिकवरेबल अमाउंट इज फेयर वैल्यू, लेस कॉस्ट टू सेल. फेयर वैल्यू के नॉट रिकवरेबल अमाउंट, जो अमाउंट हमें मिलेगा कॉस्ट को लेस करने के बाद, उसको यूज़ किया जाता है अंडर इंड एएस 36. ठीक है, वैल्यू इन यूज़ के लिए. तो उसके लिए अभी हम इंड एएस 113 नहीं यूज़ करेंगे. दिस आर द एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंड एएस परव्यू. देन वी हैव 3 हियरकी.
इनपुट्स जो हम लेंगे हमारे इस क्रिटिकल मेथड को फॉलो जो करें, क्रिटिकल कंपोनेंट है हेयर की मेथड ऑफ फेयर वैल्यू। इसमें हम 3 टाइप्स के लेवल ऑफ इनपुट्स लेंगे। लेवल 1 प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट, लेवल 2 जो ऑब्जर्वेबल होगा, एंड लेवल 3 दीज आर लेस प्रायोरिटी एंड अनऑब्जर्वेबल। लेट्स सी। लेवल में हाईएस्ट प्रायोरिटी इनको दिया जाएगा। कोटेड प्राइजेस अनएडजस्टेड इन एक्टिव मार्केट्स फॉर आइडेंटिकल एसेट्स और लाइबिलिटीज। मतलब क्या बोल रहे हैं, हम कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर हमारा एसेट है जो कोटेड, उसका जो प्राइस है स्टॉक मार्केट में, एक्टिव मार्केट में है, उसको कोई एडजस्टमेंट किया नहीं जाएगा, उसी प्राइस में एसेट और लाइबिलिटीज को लेंगे, राइट। जैसे कि कोई भी हमारा शेयर है एनएससी में, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी शेयर है जो जिसका जो प्राइस है वही प्राइस है कोटेड प्राइस, एंड उसी प्राइस के हिसाब से हम चलेंगे। दैट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, ओके। इसी को हम इनपुट लेंगे, राइट। सेकेंड है लेवल 2 में क्या आ रहा है, इनपुट्स अदर देन कोटेड प्राइस, जिसका प्राइस कोटेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, बट उसके टाइप का ऑब्जर्वेबल, उसका उससे ऑब्जर्व जो एसेट हम मेरा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है उसी के जैसा ही है, बट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इट कैन बी इंटरचेंजेबल, राइट, लाइक दैट. So inputs other than quoted price include level 1 that are observable for the asset liability either directly or indirectly. इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूड्स quoted prices for similar assets in active markets. एक्टिव मार्केट में कोई भी सिमिलर एसेट उसके लिए ले सकते, उसका प्राइस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. एंड कोटेड प्राइस फॉर आइडेंटिकल सिमिलर एसेट्स इन एक्टिव मार्केट्स. इन एक्टिव मार्केट्स है जहाँ पे कोटेड प्राइसेस सिमिलर टाइप के एसेट्स है, ओके. इनपुट्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स, फिर हम बोल सकते हैं क्रेडिट स्प्रेड्स, yield curves, these all come under this purview. The third level is the lowest priority, okay. Unobservable inputs for the assets or liabilities, जिसको ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता, इसका कोई भी लिंक बस सिमिलैरिटी नहीं है, जो कोटेड है या अनकोटेड इन एक्टिव मार्केट में ऐसा कुछ नहीं ऑब्जर्व किया जाता है. यूज्ड व्हेन रेलेवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल, तभी इसको यूज़ किया जाता है. रिफ्लेक्ट्स द एंटिटीज ओन एजम्पशंस अबाउट द मार्केट, व्हाट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड यूज़. यहाँ पे कंप्लीटली जो एंटिटी है उसका अपना ही जो मार्केट पार्टिसिपेंट का जो एजम्पशंस होगा उसके बेसिस में लिया जाएगा. उसके लिए कुछ भी लिंक, सिमिलैरिटी या रेलेवेंसी दूसरे एसेट्स के साथ पाया नहीं जा रहा है, जिसको कोटेड इन द स्टॉक मार्केट है या वी कैन सी देम एक्टिव इन द मार्केट्स, राइट. तो दीज आर द हियरकी, फेयर वैल्यू हियरकी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फेयर वैल्यू मेजरमेंट के चैप्टर में. तो इसके बेसिस में हमें कैलकुलेशन करने पड़ेंगे बहुत सारे सम्स के लिए. जो भी सम्स हम करेंगे हम देखेंगे कैसे चेंज भी हो रहे हैं. कभी हम इसका जो मेन यूज़ है फेयर वैल्यू मेजरमेंट में, इसके हिसाब से हमें फर्स्ट में ढूंढना है कौन से लेवल में कौन सा एसेट जाएगा, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, ओके. जैसे कि हम लेवल 3 लोएस्ट प्रायोरिटी में बोले, एग्जाम्पल है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल फॉर अ यूनिक अनलिस्टेड इंटेंजिबल एसेट. अनलिस्टेड मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इंटेंजिबल, okay, is not a tangible asset, so you can have get similar things also. So a DCF means discount cash flow of a unique model for an unlisted intangible asset. हम नेक्स्ट देखेंगे नॉन फिनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या डीलिंग्स है, राइट. तो नॉन फिनेंशियल एसेट्स का इसका डीलिंग में क्या है, फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ द एसेट बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ओके. फेयर वैल्यू कहाँ कैसे निकालेंगे, जो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स उनके लिए बेस्ट एंड द हाईएस्ट यूज ऑफ द एसेट बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ओके, इवन इफ द एंटिटी इंटेंड्स अ डिफरेंट यूज, ओके. क्या है कि कोई एक मेरे पास नॉन फाइनेंशियल एसेट है जिसका मुझे पता नहीं क्या लेना है फेयर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट यूज बेस्ट यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या यूज़ करें, मे बी मेरा एंटिटी जो है वो कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, किसी और केस में इस मेटल का यूज़ होगा, या कोई भी जो नॉन फाइनेंशियल एसेट उसका यूज़ करना चाहते हैं. सिमिलरली हम ढूंढ के निकालेंगे, लिंक नहीं है फिर भी सेम यूज़ नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर दैट ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इन सम अदर हाईली एंड बेस्ट यूज ऑफ दैट एसेट बाय द मार्केट पॉकेट्स, उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है. दिस कुड बी इन यूज कंबाइंड विद अदर एसेट्स, दूसरे एसेट्स के साथ भी यूज़ हो सकता है, और इन एक्सचेंज ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है. इन एक्सचेंज, सो इट कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर आइटम्स. अगर फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं सिल्वर का, ठीक है. Just for an example, I'm saying silver is used as best as jewelry, then it can be used in shape, different uses it has, okay. But particular person wants to use it in a similar other use, okay, and that can be taken. Best use क्या है, सबसे largest volume में क्या use, उसको उठा के हम करेंगे. In that particular thing can be used differently, but उसका market सबसे active जहाँ है उसका price हम यहाँ पे लेंगे, right. Just for an example. लाइबिलिटीज़ एंड ओन इक्विटी. अब लाइबिलिटीज़ एंड ओन इक्विटी का हम कैसे फेयर वैल्यू निकालेंगे,
fair value reflects the risk of non-performance, own credit risk. Okay, non-performance मैंने जो performance नहीं कर own credit risk. Okay, the measurement assumes the liability is transferred to a market participant at the measurement date, they would not settle it. Okay, जिस दिन में मार्केट पार्टिसिपेंट उसको ट्रांसफर करते किसी और ट्रांसफर लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी को, अच्छा मुझे मेरा एक लाइबिलिटी उसको मुझे पे ऑफ करना है, ठीक है, तो मैंने इस लाइबिलिटी को, मेरे को कोई जो पे ऑफ करने वाला था उसको हम ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। इन दैट वे क्या पेमेंट में हमें नॉट सेटल, मैंने उसको सेटल नहीं किया लेकिन उसको मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया। फॉर लाइबिलिटीज द फेयर वैल्यू शुड कंसिडर द इफेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिट एनहेंसमेंट्स। ओके, एग्जाम्पल गारंटीज। ओके, फॉर लाइबिलिटीज में क्या होगा, द फेयर वैल्यू शुड बी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिट एनहेंसमेंट। थर्ड पार्टी जो एनहेंसमेंट, जो क्रेडिट का जो प्रॉब्लम है उसको एनहेंस करेंगे, लाइक गारंटीज। ओके, सो लाइबिलिटीज एंड ओन इक्विटी का डीलिंग हम फेयर वैल्यू के लिए स्टेप से करेंगे। नाउ वी हैव 3 अप्रोचेज वैल्यूएशन टेक्निक्स। तो वो हमारा हो गया हायरार्की ऑफ इनपुट्स, हमने देखा क्रिटिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है अब वैल्यूएशन टेक्निक्स 3 है, एक है मार्केट अप्रोच, देन है इनकम अप्रोच, उसके बाद में है कॉस्ट अप्रोच। तो फर्स्ट गोज द मार्केट अप्रोच। तो कौन सा फिर पर्टिकुलर एसेट के लिए या लाइबिलिटी के लिए कौन सा अप्रोच यूज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर एसेट एंड एज वेल एज द मार्केट ट्रांजेक्शंस ऑल्सो। लेट्स सी व्हाट इज देयर शोइंग। Market approach uses prices and other relevant information from market transactions involving identical or comparable assets or liabilities. ठीक है, मार्केट अप्रोच में क्या होगा, मार्केट में जो पर्टिकुलर एसेट या लाइबिलिटी है उसका क्या ट्रांजैक्शन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, उससे हम डील करेंगे। सेकेंड है इनकम अप्रोच, कन्वर्ट्स फ्यूचर अमाउंट्स, कैश फ्लोज और इनकम एक्सपेंस टू अ सिंगल डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम्पल DCF, ऑप्टिंग प्राइजेस मॉडल, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स। इनकम अप्रोच में क्या, आज एक पर्टिकुलर आइटम है उसको सेल कर फ्यूचर में हमें कैसे उससे कैश फ्लो मिलेगा, कितना खर्चा होगा उसके लिए, उससे हमें कितना इनकम होगा, उसको देखें टू अ सिंगल डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू। अभी उसको हम प्रेजेंट में उसका क्या वैल्यू होना चाहिए उसके बेसिस में हम लाएंगे। ओके, थर्ड इज द कॉस्ट अप्रोच, रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट दैट वुड बी रिक्वायर्ड करेंटली टू रिप्लेस द सर्विस कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक आइटम ए है मेरे पास, उसको एग्जैक्टली उसी को हम रिप्लेस करेंगे आइटम बी से, ठीक है। तो बी को खरीदने में है हमें करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट वुड बी रिक्वायर्ड करंटली रिप्लेस द सर्विस कैपेसिटी ऑफ एन एसेट। उसके एक और टका अगर बी को लाएंगे तो कैपेसिटी सेम होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट अप्रोच। तो फर्स्ट मार्केट अप्रोच, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है पर्टिकुलर सेम टाइप का एसेट और लाइबिलिटीज में, दैट विल मार्केट अप्रोच। इनकम अप्रोच, वो पर्टिकुलर जो एसेट है उसको सेल फ्यूचर में उसका क्या प्राइस होगा, फ्रॉम इन फ्यूचर व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव द इनकम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट, और उसके कितने खर्चे होंगे उस इनकम को लाने के लिए, वो हम पकड़ेंगे। किस में लाएंगे, टू सिंगल डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन में उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, दैट इज इनकम अप्रोच। एंड थर्ड इज द कॉस्ट अप्रोच, दैट इज बेस्ड ऑन द रिप्लेसबल वैल्यू। आज के दिन में मैंने ए आइटम को मुझे यूज़ करना है, लेकिन मैं देखूँ उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे बी लाना है एग्जैक्टली सेम थिंग, तो उसका जो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है दैट इज द कॉस्ट अप्रोच, राइट। देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल, क्यों हम फेयर वैल्यू टेक्निक ले रहे हैं, द वैल्यूएशन टेक्निक्स एंड इनपुट्स यूज्ड। ओके, द इफेक्ट्स ऑफ लेवल 3 फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तीनों लेवल जो है इनपुट्स के हायरार्की के, इनपुट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल का जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट ला रहा है। एंड फॉर रिकॉर्डिंग लेवल 3 मेजरमेंट्स रिकन्सिलेशन फ्रॉम द ओपनिंग टू द क्लोजिंग बैलेंसेस, इसीलिए हम फेयर वैल्यू मेजरमेंट कर रहे हैं। तो व्हाट डज इट डू, हेल्प्स इन द वैल्यू फाइंडिंग आउट व्हाट आर द वैल्यूएशन टेक्निक्स वी आर फॉलोइंग, व्हाट आर द इनपुट्स वी आर टेकिंग। तीनों लेवल के जो हमने हायरार्की ऑफ ये लिए थे, इनपुट्स थे, तो उनके बेसिस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्या इफेक्ट आएगा। एंड थर्ड थिंग, स्टार्टिंग डेट से एंड डेट तक हम कैसे मेजर करेंगे और रिकनसाइल करेंगे। सो दैट इज वाई वी आर डूइंग द फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ओके, लेट्स सी डेफिनेशंस। फर्स्ट में हमने पढ़ा, उसको जस्ट देख लेंगे। फेयर वैल्यू मीन्स, फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट or paid to transfer liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, right? So here we understood market participants, we know the measurement date, we know the orderly transactions. So this is what a fair value means. Important points, it is market based measurement,
राइट, नॉट एंटिटी स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी के स्पेसिफिकली उसको यूज होता है ऐसा नहीं है. इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट, फुल मार्केट के बेसिस में वी यूज एजम्पशंस दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड यूज. मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो यूज करें उसी बेसिस में हम चलते हैं. It ignores entity specific intentions, example holding the asset unless market participants would consider those. Okay, अगर market participants जो है जो उसको knowledgeable willing parties, knowledgeable independent parties जो उसको assume करें, that is market we read, तो वो जो फॉलो करेंगे assumption लेंगे उसी के बेसिस में हम चलेंगे, not according to entity. Right, the measurement date and the idea of an orderly transaction, not a forced liquidation. कोई forced liquidation नहीं कि force में उसको सेल करना है या कोई भी distress में सेल किया, वो that is accordingly done in an independent manner. Orderly transaction has been taken place. It can apply to liabilities and an entity's own equity instrument. Measured at fair value as well. Okay, एंटिटी का जो अपना इक्विटी है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, उसके लिए भी डील इससे कर सकते हैं, साथ में उसका जो भी लाइबिलिटीज़ है उसमें भी ये अप्लाई होगा अलॉन्ग विद द एसेट्स. So now unit of account. The unit of account is the level at which an asset or liability is aggregated or disaggregated for recognition or measurement. Unit of account यहाँ पे क्या होगा, जिस एसेट जो है जिस लेवल में, ठीक है, कौन से लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कौन से में उसको एग्रीगेट किया गया, डिसएग्रीगेट किया रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के लिए, उसी को हम पकड़ेंगे. द स्टैंडर्ड यू आर डीलिंग विथ इन एयर्स विच रिक्वायर्स फेयर वैल्यू जनरली डिफाइंस द यूनिट ऑफ अकाउंट. जिसको हम डील कर रहे हैं वो यूनिट ऑफ अकाउंट को बता देते हैं. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हमारे सम्स में हम देखेंगे, हम इसी को भी करेंगे, एंड में पता चलेगा कहाँ पे हमें कौन से लेवल यूज़ करने हैं. ठीक है, तो वो लेवल के अकॉर्डिंग हमें यूनिट बता देगा. अगर ये नहीं इंड एएस 113 डज नॉट ओवरराइड दैट, उसको ओवरराइड नहीं करते किसी किसी केस के सिवा. ठीक है, सो व्हाट सी मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं. प्रिंसिपल मार्केट, मोस्ट एडवांस मार्केट हमने पढ़ा. द वैल्यू, द फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन द मार्केट इफ एनी इन विच द एंटिटी वुड ट्रांजैक्ट एसेट और लायबिलिटी विद द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड एक्टिविटी, और इफ नन द मार्केट विच मैक्सिमाइजेस नेट प्रोसीड्स. जहाँ से सेलिंग प्राइस हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा उसी मार्केट को पकड़ के चलेंगे. अगर कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे फेयर वैल्यू इसका मैक्सिमम है, बेस्ट यूज है. ठीक है, market participants, they are independent knowledgeable parties acting in the economic best interest, not under compulsion. कोई compulsion में वो deal नहीं करे, independent है, knowledgeable है and willing parties. Okay, when there are restrictions or conditions related to the asset or liability, the standard requires careful judgment, right, whether these should be factored in or if they are typical in the market or ignored if they are entity specific. ठीक है, when there are restrictions or conditions, कुछ conditions और restrictions है जहाँ पे उसके use को हमें ये करना है, requires careful judgment whether these should be factored in if they are typical in the market or ignored if they are entity specific. entity specific नहीं होता, ये according to market चलता है. right, so we understood what are the principles at market, what are the advantages of market, second what are market participants. अगर कोई restrictions और conditions है तो हमें क्या करना है, देखना है कि careful judgment करके कि अगर ऐसा कुछ है जो typical है market से तो उसको हम we should apply our judgment to see how can we get to the right measurement, और नहीं तो otherwise we will, if entity is specific है then let us ignore it. Okay, process in fair value measurement. तो अब हम देखेंगे ये जो हम fair value measure करेंगे किसी भी asset liability को, उसके लिए कुछ steps हमें follow करने हैं. right, तो कौन से steps वो है जो हम यहाँ पे follow करेंगे. Identify the asset or liability and its relevant characteristics to be valued. So it will be the unit of account. तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट में हमारा फर्स्ट केस क्या रहेगा, टू आइडेंटिफाई द एसेट लाइबिलिटी. एसेट या लाइबिलिटी जो उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे. ठीक है, उसके रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ. एंड टू बी वैल्यूड यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट हमें मिल जाएगा कि कौन से लेवल में वो जा रहा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. ठीक है, डिटरमिन द प्रिंसिपल, द मोस्ट एडवांटेज मार्केट फॉर दैट आइटम, principal market or the advantage market. Third is select valuation premise for non-financial assets, example highest and the best use. Valuation premises हमें ढूंढना है in the case of non-financial assets. Okay, नहीं तो market most advantage market को हम ढूंढ के निकालेंगे. And after that we have the fourth point, select valuation technique or combination appropriate in circumstances. कौन सा valuation technique हम follow करेंगे, whether we are going to follow the cost approach, we are following the market approach, or we are going to follow the income approach, वो हमें फोर्थ में ढूंढ के निकालना है. देन एस्टिमेट इनपुट्स टू वैल्यूएशन टेक्निक्स, ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल. हमने जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पढ़े थे हायरार्की ऑफ इनपुट्स, उसके बेसिस में ऑब्जर्वेबल इनपुट्स है या अनऑब्जर्वेबल यूनिट्स है, या वो मार्केट में हमें उसका
लाइक सिमिलर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो ढूंढना है. अप्लाई द टेक्निक टू कंप्यूट अ फेयर वैल्यू एस्टिमेट. फेयर वैल्यू एस्टिमेट निकालने के लिए टेक्निक को हम फॉलो करेंगे. देन कंसिडर वेदर एडजस्टमेंट्स आर नीडेड. कोई भी एडजस्टमेंट्स चाहिए कि नहीं. देयर एग्जांपल फॉर लिक्विडिटी रिस्क एटसेट्रा कुछ भी है, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, एडजस्टमेंट्स लेना है कि नहीं लेना उसको सिलेक्ट करेंगे. रिव्यू, वैलिडेट द रिजल्ट फॉर रिजनेबलनेस, पॉसिबली क्रॉस चेकिंग यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स है feasible. ओके, मल्टीपल टेक्निक्स, यहाँ पे टेक्निक्स हमारे पास 3 है. कभी हम उसको देखें, कोई भी चीज़ पे आइटम पे अगर हम सोच रहे हैं कि उसको वैलिडेट करना चाहते हैं रिजल्ट को, रिजनेबलनेस मतलब कोई पर्टिकुलर, एवरी केस इज डिफरेंट. ओके, तो उसके केस के साथ कौन सा रिजनेबल उसके बेसिस में हम क्रॉस चेक करेंगे और मल्टीपल टेक्निक्स को लगा के देखेंगे. एक मार्केट अप्रोच है, कॉस्ट अप्रोच है, इनकम अप्रोच, कौन सा यहाँ पे परफेक्टली फिट हो रहा है. दीज आर द 8 steps which we have to follow in finding out the, or these are the process to find out the fair value measurement, right? So डिस्क्लोजर्स क्या ज़रूरत है हमें. हम जो इंड AS 113 करें, इसके डिस्क्लोजर्स क्या है. द डिस्क्लोजर अंडर इंड AS 113 आर एक्सटेंसिव. द गोल इज टू गिव यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंसाइट इनटू हाउ फेयर वैल्यूज आर मेजर्ड. फेयर वैल्यू कैसे मेजर, उसका इंसाइट देना. द इफेक्ट ऑन अर्निंग्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या, उनके अर्निंग्स पे क्या इफेक्ट है. एंड द सेंसिटिविटी ऑफ वैल्यूएशंस टू एजम्पशंस. ओके, और जो हम वैल्यूएशंस कर रहे हैं कितना वो सेंसिटिव है हमारे एजम्पशंस के बेस्ड में, राइट. सो दिस आर द डिस्क्लोजर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर इंड AS 113. Some typical required disclosures include for each class of asset liabilities measured or disclosed at fair value. The fair value at the reporting date, जिस दिन हम रिपोर्ट करो उस दिन का. The level in the fair value है कि level 1 2 3 तीनों इसमें कौन से लेवल में ये एसेट या लाइबिलिटी पड़ रहा है वो. और for level 3 measurement description of valuation techniques, inputs and significant unobservable assumptions. Okay, अगर level 3 में आता है, level 1 2 में नहीं है, 3 में है, that is unobservable units हम लिए हैं, assumptions पकड़े. तो quantitative reconciliation from opening to closing. क्वांटिटेटिव रिकन्सिलेशन हमें करना है जब से ओपनिंग ऑफ द बिजनेस टू क्लोजिंग डेट के तक, कितने गेन कितने लॉस हुए, कितना परचेज हुआ है, सेल्स, ट्रांसफर इन ट्रांसफर, एवरीथिंग हैव टू बी कंसिडर्ड. ओके, सो दीज आर द डिस्क्लोजर्स कंप्लीट रिक्वायर्ड अंडर इंड AS 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, राइट. So for assets, liability is not measured at fair value in the balance sheet, but for which fair value is disclosed, the methods and assumptions used plus sensitivity analysis if significant. ठीक है, कुछ एसेट जिसके लिए हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं बैलेंस शीट में, बट हम उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो क्या मेथड्स एजम्पशंस हमें लेंगे, क्या सेंसिटिविटी है वो एसेट, उसको वो सब सिग्निफिकेंट है, उसको हमें देखना है. फॉर रेकरिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट्स, ओके, whether there has been transfers between levels and why, and for level 3 the impact of changes in assumptions sensitivity, कितना sensitive एक particular assumption से. हमने कहीं particular assumption लिया है, number 1 assumption, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक प्रॉफिट या सेल प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस हो रहा है वो देखेंगे. सिमिलरली वी विल चेंज टू सेट बी के अकॉर्डिंग इसको क्या चेंज, तो सेंसिटिव टू एजम्पशंस, व्हाट आर द एजम्पशंस व्हिच वी आर टेकिंग. ओके, उसके अकॉर्डिंग कितना सेंसिटिव है वो हमें देखना है. ओके, दैट इज फॉर द रेकरिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट. रेकरिंग में बार बार आ रहा है, ठीक है. एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज और रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स यूज, कोई भी रेस्ट्रिक्शन है उस एसेट का ट्रांसफरेबिलिटी में और ये लाइबिलिटी उसको ट्रांसफरेबिलिटी, या जो रेस्ट्रिक्शन है उसके यूज़ में, वो हमें देखना है. फॉर लाइबिलिटी एस्टिमेट्स, अगर केस में लाइबिलिटीज एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन परफॉर्मेंस रिस्क, एग्जाम्पल एंटिटीज ओन क्रेडिट रिस्क शुड बी कंसिडर एंड डिस्क्लोज, उसको भी कंसिडर करना है और डिस्क्लोज करना है, ठीक है. फॉर चेंजेस इन वैल्यूएशन टेक्निक्स और इनपुट्स, एक्सप्लेनेशन एंड इफेक्ट्स, कोई भी अगर चेंज करते हैं वैल्यूएशन टेक्निक में, जैसे कि 3 टेक्निक है, उस तीनों में से हम चेंज कर रहे हैं तीनों में, और कोई भी अगर हम साथ में इनपुट्स, दैट इज़ द 3 हायरार्की, जो इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, उनमें चेंज क्यों करें और क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे क्यों कर रहे हैं, और साथ में क्या उसका इफेक्ट है ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है. तो ये सब किस केस में होगा, जब फेयर वैल्यू में मेजरमेंट नहीं करें लेकिन डिस्क्लोजर देने हैं, ठीक है. तो डिस्क्लोजर में भी हमें ये सब केसेस को, हमें ये सब कंसिडरेशंस लेने पड़ेंगे. Then multiple techniques produce different fair value estimates. You may weigh them or choose the technique most appropriate or reliable. Okay? जब मल्टीपल टेक्निक हमें डिफरेंट फेयर वैल्यू दे रहा है, कॉस्ट से कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच, तीनों फॉलो करके डिफरेंट है, तो हम वो वाला यूज़ करेंगे जो टेक्निक मोस्ट अप्रोप्रिएट और रिलायबल है अकॉर्डिंग टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. सेकेंड क्या है, एडजस्टमेंट सच एज फॉर लिक्विडिटी डिस्काउंट्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डिस्काउंट्स, देन
Block size discounts may be considered if consistent with the how market participants would act. मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो कैसे इस एडजस्टमेंट्स को डील करेंगे, वो वी हैव टू मेक द एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द market participants. Okay, in business combinations, okay, under in AS 103 fair value plays a central role. Assets and liabilities are acquired, are measured at fair value and acquisition date. Yes, 103 that is business combinations में जिस डेट में खरीदा जा रहा है that is acquisition date, उसी डेट का लिया जाता है. in AS guides, in AS 113 guides the measurement guide करता है, but at the date should be central rule है, but as per the acquisition date लिया जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस दिन में वो डीलिंग हो रहा है उसी दिन को हम करते हैं, राइट. For non-financial assets, the concept of highest and the best use must be considered. Okay. जब नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में हम बात करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज मस्ट बी कंसिडर्ड. व्हाट यूज ऑफ द एसेट वुड मैक्सिमाइज वैल्यू दैट इज लीगली परमिसिबल, फिजिकली पॉसिबल एंड फाइनेंशियली फेजिबल. ये तीनों पार्ट को हमें देखना है. नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के हमें देखना है व्हाट यूज ऑफ द एसेट, कौन सा वो यूज है एसेट का जो हमारे मैक्सिमाइज द value of that particular asset is will be maximized, that is legally permissible, जो legally permissible भी होगा, physically possible, जो उसको सेल करना भी physically possible और financially feasible, और जो जिसमें हमारा कोई लॉस नहीं होगा, that is we will get a gain. Okay, बी केयरफुल अबाउट ट्रांजेक्शन कॉस्ट. ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ऊपर हमें नजर रखने हैं. दीज आर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम फेयर वैल्यू मेजरमेंट. दे आर नॉट पार्ट ऑफ फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू पार्ट में नहीं है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बट मे इन्फ्लुएंस द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. बट ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी कब, जब हम ढूंढेंगे कि कौन सा मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट है हमारे पर्टिकुलर एसेट या ऑब्जेक्ट के लिए, राइट. Also, entry cost, exit costs are treated carefully. They are included in part of the market participants' assumptions, but not if entity specific. अगर कोई entity के specific है तो तब उसको हम नहीं लेंगे. Particular कोई entity के लिए ये entry cost है, exit cost है, उसको हम consider नहीं करेंगे. But if मार्केट पार्टिसिपेंट के को ढूंढने कौन सा मार्केट हमारे लिए परफेक्ट है, बेस्ट मार्केट ढूंढना है, इन दैट केस वी विल ऑब्वियसली टेक कंसिडरेशन ऑफ द एंट्री कॉस्ट एंड द एग्जिट कॉस्ट. अभी हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फुल इट इज़ क्लियर टू अस, एंड उसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एमसीक्यूज समझ लेंगे, तो कि हमें पता चले हम कैसे इनपुट्स, कौन सा लेवल 1 है, कौन सा लेवल 2, कौन सा लेवल 3, कैसे हम कर रहे हैं, या चेंज ऑफ लेवल्स कैसे कर रहे हैं, कौन सा टेक्निक हमें परफेक्टली फॉलो हो रहा है. ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फेयर वैल्यू मेजरमेंट को डेफिनेशन क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या है, एडवांटेज मार्केट क्या है, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन क्या है, एंड लेवल ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ इनपुट्स. ओके, लेवल 1 प्रायोरिटी, सेकेंड observable assets, third is unobservable assets. Okay, and after that we have the 3 techniques, that is cost approach, market approach and the income approach. अब इनके बेसिस में हम कुछ MCQs करेंगे, so that the whole item is just clear for our understanding of the M113. Let's do. ABC Limited holds an investment property. Okay, purchase at rupees 50 crores on 1st March 31st March 2025. कोटेड प्राइस फॉर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन एक्टिव मार्केट. एक्टिव मार्केट में कोटेड प्राइस क्या है, कोटेड प्राइस मतलब वो लिस्टेड है, राइट, क्या है, 55 lakhs है. ठीक है, अभी इफ सोल्ड इन अनदर मार्केट विथ लेस एक्टिविटी, प्राइस इज 57 lakhs बट सेलिंग कॉस्ट इज 3 lakh. ओके, अभी उसका कोटेड प्राइस क्या है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी मेरे पास एबीसी लिमिटेड का एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो 50 लाख में खरीदा गया था. ठीक है, अब 31 मार्च में उसका कोटेड प्राइस है 55 लाख. कहाँ पे, कोटेड प्राइस इन द आइडेंटिफाइड एक्टिव मार्केट, राइट. उसको अगर हम सेल करेंगे इन अनदर मार्केट विथ लेस एक्टिविटी, जो लेस एक्टिव है, ज़्यादा ये नहीं, उसका प्राइस है 57 lakhs. ओके, बट सेलिंग कॉस्ट, खर्चा कितना पड़ेगा, 3 लाख का. 57 माइनस 3 कितना आ रहा है, 54. ओके, सो यहाँ पे इस अनदर मार्केट जो लेस एक्टिव है उसमें 54 lakhs खड़ा हो रहा है. मैनेजमेंट इंटेंट्स टू होल्ड द प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म. मैनेजमेंट उसको प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहता है. ओके, रिक्वायर्ड क्या है, डिटरमिन द फेयर वैल्यू एज पर इन AS 113 एंड क्लासीफाई हेयर की लेवल. हमें यहाँ पे हेयर की लेवल कौन से हेयर की लेवल में लिए हैं, और साथ में इसका क्या आंसर होगा. सो इसका आंसर सोचिए क्या होगा. द आंसर इज ऑब्वियसली व्हेन इट इज गिवन प्रिंसिपल मार्केट. हम पहले कैसे सोल्यूशन, प्रिंसिपल मार्केट क्या है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट विथ कोटेड प्राइस 55 lakhs. ओके, हेंस प्रिंसिपल मार्केट इज एक्टिव मार्केट. सेकेंड, फेयर वैल्यू इन AS 11 lakh क्या बोल रहा है, यूज प्राइस इन प्रिंसिपल मार्केट, सो 55 lakhs विच इज इन द एक्टिव मार्केट. ओके,
इग्नोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नॉट इंक्लूड इन फेयर वैल्यू। कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर है तो उसको हम फेयर वैल्यू में नहीं लेंगे, ओके। तो वहाँ पे 3 लाख है तो उसको हमें इग्नोर करना है। स्टेप 3 हेयर की लेवल, डायरेक्ट कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट लेवल 1, सर प्रायोरिटी लेवल, ये प्रायोरिटी लेवल में जा रहा है। फेयर वैल्यू इज 55 lakhs, ओके। सो इट इज क्लियर हाउ डिड यू सिलेक्टेड। फर्स्ट में आपको ढूंढना है प्रिंसिपल मार्केट क्या है, सेकंड उसका फेयर वैल्यू कितना है, हमें क्या करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इग्नोर करना है, और क्या हेयर की लेवल में आ रहा है उसको देखना है। तो हेयर की लेवल, हेयर इज लेवल 1 एंड द फेयर वैल्यू कॉस्ट इज 55 lakhs. Let's do some small MCQs. Let's see, an asset has a quoted price in an active market of rupees 1,20,000. What is its fair value? 100% is 1,20,000 only because it has a quoted price and it is comes under level 1. Question number 2, an asset has no active market. उसका active market नहीं है, okay. Observable recent sale of a similar asset is 95,000. Adjustments for differences 3,000. What is the fair value? तो इसका फेयर वैल्यू क्या है, 95,000 जो है वो हो गया क्या, ऑब्जर्वेबल रिसेंट सेल ऑफ अ सिमिलर एसेट, सिमिलर एसेट को सेल किया गया है 95,000 में, ठीक है। और डिफरेंसेस के लिए अगर कुछ है तो उसके लिए एडजस्टमेंट्स देने हैं तो उसको हमें लेना है कंसिडरेशन में, एंड वी विल डिडक्ट दैट प्राइस 3,000 एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस है उसको लेस करने के बाद जो प्राइस आएगा दैट इज 92,000. सो फेयर वैल्यू विल बी हियर 92,000 एंड इट विल गो अकॉर्डिंग टू लेवल 2, दैट इज observable recent sale of a similar asset, right? Question number 3, a non-financial asset DCF yields PV of expect cash flows of rupees 4,80,000. discount cash flow क्या हो रहा है, PV दे रहा है expected 4,80,000. replacement cost method gives 5 lakh. market comparables give rupees 4,90,000, okay. using reasonable weightage 50% income, 30% market, 20% cost, find FV. ओके, सो ये क्या अभी हमने देखा लेवल 1 यूज़ की या लेवल 2 यूज़ किया, राइट। अभी ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमने कॉम्पोजिट यूज़ किया है। कॉम्पोजिट क्यों, मतलब क्या, हम देख रहे हैं इसका नॉन फाइनेंशियल एसेट है फर्स्ट में, उसके लिए हम क्या DCF कर लेंगे, DCF मीन्स डिस्काउंट कैश फ्लो, जो फ्यूचर में हमें इनकम मिलेगा PV, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो उसके 4,80,000. रिप्लेसमेंट कॉस्ट में उसको मार्केट में रिप्लेस करेंगे, उसके हिसाब से हमें मिल रहा है 5 lakhs. और मार्केट कंपेरेबल्स जो है 4,90,000, सेम मार्केट कंपेरेबल. अभी हम उसको मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच, तीनों मेथड्स में हमें उसको कॉस्ट करेंगे. वेटेज कितना लेंगे, 50% फॉर इनकम, 30% फॉर मार्केट, 20% फॉर कॉस्ट. तो तीनों के ऊपर परसेंटेज लगाएंगे, कितना खड़ा होगा 4,87,000. सी 50% और 4,80,000, दैट इज अकॉर्डिंग टू इनकम अप्रोच इट इज 50%, 30% मार्केट का रेट 4,90,000 जो आ रहा है मार्केट का, मार्केट कंपेरिजन पर हम 30% लगाए, और 5 lakhs जो है दैट इज अकॉर्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो हम कॉस्ट के अप्रोच में 20% लगाए, तो द कॉस्ट विल बी 4,87,000. तो एवरी केस डिफर्स एंड वी हैव टू वेरी स्पेसिफिक तो व्हाट इज गिवन टू अस, ओके. क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्टिव मार्केट प्राइस है 2,50,000, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 2,50,000, उसका एक्टिव मार्केट प्राइस है. अनदर मार्केट प्राइस 2,60,000 है विथ सेलिंग कॉस्ट रुपीज 8,000. सेलिंग कॉस्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. सो प्रिंसिपल मार्केट एग्जिस्ट, फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए 2,50,000 सिंपली बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्टिव मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल हमें कभी भी सेलिंग कॉस्ट नहीं कंसिडर करना है, उसको हमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इग्नोर करना है. सो इट इज़ 2,50,000 एज पर लेवल 1. क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी ए मेजर्स अ लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू. लाइबिलिटी को मेजर किया फेयर वैल्यू में. कोटेड ट्रांसफर प्राइस इन एक्टिव मार्केट इज नॉट अवेलेबल. तो कोटेड प्राइस हमारे पास नहीं है, प्रायोरिटी 1 लेवल हमारे पास नहीं है. यूजिंग इनकम अप्रोच PV इज इक्वल टू 1 लाख, ओके. प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी का 1 लाख. एडजस्ट फॉर एंटिटीज ओन क्रेडिट रिस्क, ओके. ओन क्रेडिट इज इक्वल टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाई रुपीज 4,000. उसका क्रेडिट रिस्क कितना बढ़ रहा है, 4,000 रुपया बढ़ रहा है. तो अभी हम इसका क्या लेंगे आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, एडजस्टमेंट्स फॉर ओन क्रेडिट रिस्क का यहाँ पे हम ले रहे. जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का मार्केट पार्टिसिपेंट का व्यू है, ओके, और कितना 4 lakhs का है, तो दोनों को हमें लेना है फॉर द प्रेजेंट वैल्यू. फेयर वैल्यू कैसे हम मेजर करेंगे फिर एक कंपनी का, 1 लाख मार्केट पार्टिसिपेंट व्यू
However, when valuing liabilities, non-performance risk has to be taken into account. So non-performance risk हमने पढ़ा था own credit risk लेना है तो 4,000 उनका own risk increase in liability by 4,000 तो उसको add back करना है. So 1 lakh plus 4,000, that is 1 lakh 4,000 will be the fair value of the liability. Always remember, while doing any asset calculation, ignore the transaction cost, but when you are dealing with liability, you have to take into account for the own credit risk also, right? Question number 6, level 3 asset. Opening fair value 10 lakhs, during year purchases 1 lakh, sales 50,000 at carrying value. So फर्स्ट में हम देखते हैं फेयर वैल्यू. ओपनिंग फेयर वैल्यू है इसका 10 लाख का, ठीक है. 3 नंबर लेवल के एसेट्स है. परचेज क्या है 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर. अब सेल हुआ है 50,000 में एट कैरिंग वैल्यू. कैरिंग वैल्यू जो है उसमें सेल किया गया है. अनरियलाइज लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन OCI, ठीक है. अनरियलाइज लॉस, जो लॉस रियलाइज नहीं हुआ है उसको यहाँ पे दिखाया गया 30,000 का. ट्रांसफर्स इनटू लेवल 3 20,000. सो अभी इसका जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए कितना हुआ 20,000 रुपया खर्चा हुआ है. सो क्लोजिंग FV निकालना है. फेयर वैल्यू जो उसका है उसका क्लोजिंग निकालना है. तो फर्स्ट में हमारे 10 लाख लिए, ओके. साल में कितना परचेज उसको हम कंसिडर करेंगे 1 लाख रुपीज़ उसका ऐड बैक होगा. कितना सेल हुआ एट कैरिंग वैल्यू लेस करते 50,000, ओके. देन अनरियलाइज लॉस रिकॉग्नाइज्ड, कोई लॉस जो उसको रिकॉग्नाइज करें तो OCI उसको 30,000 रुपीज़ लेस करेंगे. इट हैज़ बिन रियलाइज्ड. एंड क्या ऐड बैक करना है, ट्रांसफरिंग कॉस्ट जो है उसको हमें ऐड बैक करना है. सो 10 लाख जो खरीदे थे, प्रेजेंट वैल्यू का फेयर वैल्यू ओपनिंग था, ओके. उसके साथ में कोई परचेज हुआ उसको लेना है, सेल एट द कैरिंग वैल्यू लेस करना है. कोई भी लॉस था उसको रियलाइज के उसको हम लेस कर दिए, और जो खर्चा हुआ है ट्रांसफ़र के लिए उसको हमें ऐड करना है इस प्राइस के साथ. सो इट कम्स 10,40,000. होप इट इज़ क्लियर. Then question number 7. An asset has quoted active market price 3 lakh, level 1 का है, on 31st March. 31st March में उसका active market है 3 लाख का. On 1/4 the market collapsed and price dropped to rupees 2,40,000. What is recognized in financial year for the year ended 31st March? अभी हमको क्या बोल रहा है कि मार्केट प्राइस उसका कोटेड मार्केट एक्टिव मार्केट में दाम है 3 लाख का, ओके. लेवल 1 के हिसाब से प्रायोरिटी लेवल में जा रहा है. अभी 1/4 को मार्केट कोलैप्स हो गया, 1 अप्रैल को कोलैप्स हो गया और वो 2,40,000 में ड्रॉप हो गया. लेकिन हम उसको फिनेंशियल 31st 3 में जो एंड हुआ उसमें हम क्या लेंगे, मेजरमेंट डेट प्राइस, ओके. फेयर वैल्यू क्या है 3 लाख का. पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स आर नॉट used except adjustment give events. Market collapse after reporting date is not adjusting unless provides evidence. Typical non adjusting. So हम 3 लाख के लेंगे. मेजरमेंट डेट का जो प्राइस है 31st 3 में जो था वही हम लेंगे. उसके बाद में कोई एडजस्टमेंट्स हमें नहीं दिखाने विद पोस्ट बैलेंस शीट डेट, ओके. सो ये सब चीज़ हमें कंसिडरेशन में रखना है कि हम कभी भी कोई चीज़ ले रहे तो बेस्ट प्रैक्टिस या व्हाट आर द बेस्ट सिलेक्टेड फॉर माई प्रैक्टिस जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से, तो उसमें क्या कौन सा परफेक्ट है उसके हिसाब से हमें काम करना है. एंड हेयर द केस है 3 lakhs बिकॉज बिफोर द बैलेंस शीट डेट यही इसका फेयर वैल्यू था. उसके बाद में ये पोस्ट बैलेंस शीट डेट में आया तो उसका इफेक्ट हम नहीं लेंगे. टिपिकली नॉन एडजस्टेड. क्वेश्चन नंबर 8. अ कोटेड बॉन्ड, कोटेड है, ठीक है, लेवल 1 में आ गया. मार्केट प्राइस 1,50,000. कोटेड बिड आस्क स्प्रेड इज वाइड. जो बिड आस्क है वाइड है. एंटिटी यूजेस मिड मार्केट प्राइस. व्हाट इज एवरी मिड मार्केट प्राइस यूज कर रहा है, ठीक है. अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, लेवल 1 में आता तो प्रायोरिटी सेक्टर 1 में आ गया, लेवल 1 में आ गया, ओके. कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट दिया है तो वो फेयर वैल्यू होना चाहिए. ऑफन मिड मार्केट प्राइस इज यूज्ड वेदर नाइदर बिड नॉर आस्क इज प्रिंसिपल मार्केट प्राइस. आंसर यूज मिड इफ दैट इज कंसिस्टेंट है. एज्यूम फेयर वैल्यू 1,50,000 लेवल 1 और मिड बिड प्राइस आस्क इफ रिक्वायर्ड. मैंने क्या करते हैं अगर कोटेड बिड आस्क स्प्रेड इज वाइड, जो बिड सेल प्राइस और आस्क प्राइस जो है जो स्टॉक मार्केट में जो परचेज प्राइस है और जो सेल करने का प्राइस है वो काफ़ी वाइड है. तो अभी मार्केट क्या कर रहा है उसको मिड प्राइस के हिसाब से चल रहा है, राइट. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड का क्या वैल्यू लेंगे, मार्केट प्राइस के हिसाब से चलेंगे या मिड प्राइस में चलेंगे. तो इन दैट केस
द फर्स्ट में हम कोटेड प्राइस एंड मार्केट ही पकड़ेंगे, राइट। तो 1,50,000 में लेना है, लेकिन हम अगर ये आंसर जो है यूज मिड प्राइस, इट इज़ कंसिस्टेंट, वही फॉलो करके आ रहा है कंपनी आगे भी साल में जब या तो उसका इस टाइप का कुछ केस आया था जहाँ पे फेयर वैल्यू उसका इतना था, मिड प्राइस लेके चल रहा था, तो कंसिस्टेंसी फॉलो करने के लिए वी विल टेक दैट, अदरवाइज हमारा लेवल 1 के हिसाब से 1,50,000 आ रहा है, ओके। सो वी हैव टू यूज़ आर यहाँ पे अपना ये भी यूज़ करना है कि व्हाट आर द एजम्पशंस वी आर टेकिंग और व्हाट इज बीइंग फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट ईयर, राइट। एसेट्स DCF, expect cash flows rupees 20,000 per year for 5 years, okay. Discount rate is 8% annually. Compute PV use annuity factor P factor for 5 years at rupees 8%, क्या है 3.993 से कर रहे हैं, तो 20,000 है, तो उसका एवरी ईयर में कैश फ्लो का 20,000 करके 5 साल तक उसका 8% डिस्काउंट रेट है, तो हम PV रेशियो इसका निकालेंगे 8% के रेट में, तो PV इज 20,000 इंटू 3.993, तो दैट इज 79,860 वी आर गोइंग टू गेट, ओके, एट द एंड ऑफ 5 years. Company has to disclose sensitivity for level 3. Key unobservable input is discount rate 10%. Key unobservable input, कुछ भी इसका ऑब्जर्व नहीं किया गया है, सो इट कमिंग्स अंडर लेवल 3. इफ डिस्काउंट रेट इंक्रीज बाय 1% to 11%, PV drops from 5 lakhs to 4,65,000. डिस्क्लोज सेंसिटिविटी चेंज. अब सेंसिटिविटी चेंज कितना है वो हमें डिस्क्लोज करना है. अब कंपनी का डिस्क्लोज सेंसिटिविटी फॉर लेवल 3 में है, अब उसका कोई ऑब्जर्वेबल चीज़ देखा नहीं है, उसका रेट है 10%, 1% डिक्रीज होने से 11% में आएगा, ओके. अभी इंक्रीज इन 1% डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट पहले जितना दे रहा था उससे 1% बढ़ा दिया, पहले 10% था अभी 11% कर दिया. अभी PV क्या हो गया, 5 लाख से ड्रॉप हो गया, आ गया 4,65,000, क्योंकि उसके डिस्काउंट को बढ़ा दिया 1%. तो इसका क्या होगा, सेंसिटिव कितना होगा, सेंसिटिव बाय 7% डिक्रीज. कैसे हो रहा है, 35,000 था, ठीक है, 35,000 का लॉस हुआ है, 5 लाख माइनस 4,65,000, सो 35% कितना हुआ, 35,000 बाई 5 lakhs, दैट इज 7% डिक्रीज. टोटल अमाउंट इज 5 lakhs, कितना डिक्रीज हुआ है 35,000, तो 35 बाई 5 lakhs इंटू 100, दैट इज 7% डिक्रीज हुआ है. उसके कितने में, डिस्क्लोज सेंसिटिविटी परसेंटेज चेंज, दैट इज 7% डिक्रीज हेयर. लेवल परचेज ऑफ प्राइस ऑफ एसेट इज 12 lakhs ऑन एक्विजिशन डेट. बिजनेस कॉम्बिनेशन केस में हमने देखा था, हम ऑलवेज क्या कंसिडर करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन केस में, द डेट ऑफ एक्वेशन, लेकिन उसमें हमें फेयर वैल्यू क्या हेल्प करते हैं, टू फाइंड आउट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, ओके, बट द डेट इज टेकन फॉर द acquisition date. Market participants would pay rupees 11,50,000 for initial measurement at acquisition date. What am I to recognize? Recognize fair value at acquisition date 11,50,000, not necessarily price paid per in AS 103 using Ind AS 113 guidance, okay. So अब क्या करें, market participants would pay rupees 11,50,000, लेकिन उसे एंड स्टार्टिंग क्या था, 12 लाख का था, परचेज प्राइस एक्विजिशन डेट के हिसाब से बिजनेस कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज फॉलो हेयर द मेथड ऑफ विच इज़ गिवन एज पर Ind AS 113, ओके. लेकिन अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन हो तो दे गो बाय द एक्विजिशन डेट, राइट, दे गो बाय द एक्विजिशन डेट. बट हेयर सिंस मार्केट पार्टिसिपेंट्स pay 11,50,000, so we will go by AS 113 guidance, and according to that we will recognize a fair value at acquisition date of 11,50,000, not necessarily price paid, okay. What is paid is not taken into consideration. An asset measured at fair value uses level 2 inputs. level 2 मतलब observable, ठीक है. Similar asset कोई भी quoted market में है, ड्यूरिंग द ईयर द एंटिटी ट्रांसफर इट टू लेवल 1. एंटिटी ने क्या किया, इसको लेवल 1 में प्रायोरिटी बेसिस में ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज एन एक्टिव मार्केट इमर्ज्ड. एक एक्टिव कोई पर्टिकुलर आइटम को हम सेल ले रहे थे प्राइस उसका अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेबल मार्केट इन द कोटेड प्राइस. अब क्या वो सेम टाइप का एक सेल हो गया मार्केट में, तो ऑब्वियसली वी नो दैट देयर इज अ मार्केट अप्लाइंग. सो व्हाट वी विल डू इज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, yes, disclosure is required. Disclosure transfers between levels and reasons for transfer is have to be given. तो यहाँ पे reason क्या देंगे, because because an active market has emerged for we have shifted, and also the disclosure is a must here. Question number 13, valuation via multiples. Comparable sales show price, EBI, TDA, earning before interest and taxation. And let's see what they are giving. Multiple 6. Assets EBI TDA is 40,000. Estimate the fair value. Okay. Multiple 6 में है,
ओके। एसेट्स का क्या है 40,000 रुपीज़ है, तो हम कैसे फेयर वैल्यू निकालेंगे? 6 इंटू 40,000 ऑब्वियसली। कंपेरेबल सेल शो प्राइस, कंपेरेबल एक ही पर्टिकुलर एक मल्टीपल्स है, वैल्यूएशन वाई मल्टीपल्स, मल्टीपल्स हम फॉलो कर रहे हैं उसके मेथड के हिसाब से, जहाँ पे प्राइस इबिडिटी है मल्टीपल 6 से जा रहा है, तो यहाँ पे प्राइस कितना है, दाम में 40,000 है, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 जाएगा तो 2,40,000 फेयर वैल्यू होगा। A non-financial asset, highest and best use, current use yields fair value 7 lakhs. Alternate development use yields 9 lakhs, but would require rezoning unlikely use. A highest and best use must be physically, legally, financially feasible. If rezoning unlikely, use current use fair value 7 lakhs. Okay. बोल रहे हम कभी भी नॉन फाइनेंशियल एसेट का जब फेयर वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो वी ऑलवेज टेक द बेस्ट एंड एसेट्स बेस्ट एंड हाईएस्ट यूज, ओके, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। और उसके साथ में हमें चेक कर लेना पड़ेगा वेदर इट इज़ फिजिकली पॉसिबल, लीगली वायबल, फिनेंशियली फेजिबल, तभी उसको हम कर सकेंगे। अदरवाइज हम उसको देखेंगे, अगर नहीं होता है देन वी विल टेक द अदर केसेस, अदरवाइज नहीं तो ऑलवेज वी गो बाय द बेस्ट एंड द हाईएस्ट यूज and it must be physically, legally, financially feasible, okay. And when the reasoning is not likely, and so with the current value fair value, what we will take the 7 lakhs, which is as per the highest use of the asset. Liability fair value using market approach, market approach ले रहे 80,000 है, यूजिंग इनकम अप्रोच है 78,000 विच टू यूज़। अब दो अप्रोच में हम ले रहे हैं, एक 80,000 और एक में 78,000, हम कौन सा यूज़ करेंगे? सो यूज टेक्निक दैट मैक्सिमाइज द ऑब्जर्वेबल इनपुट्स एंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हेयर। मार्केट अप्रोच 80,000 इफ बोथ अप्रोप्रिएट कंसिडरिंग वेइंग। हम दोनों में से क्या लाइबिलिटी का केस है तो हम कौन सा लेंगे जिसमें हमारा मेथड ज़्यादा हमारे को फेवरेबल होगा, बोथ अप्रोप्रिएट। अगर दोनों ही अप्रोप्रिएट है, कंसिडर वे करके देखना है कौन सा ज़्यादा वे हो रहा है, और वे हो रहा है मतलब हेयर अकॉर्डिंग विच इज़ फिटिंग टू द सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके। अदरवाइज इनपुट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पे मार्केट अप्रोच सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो वी विल कंसिडर फॉर 80,000। देन 16 क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अपना नॉट ट्रेडेड इन एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट में नहीं है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जर्वेबल इनपुट्स रिजल्ट इन फेयर वैल्यू 1,10,000, लेवल 2 में है। मैनेजमेंट्स मॉडल लेवल 3 गिव्स 1,15,000 विच इज़ टू प्रेजेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखा जा रहा है इन्वेस्टमेंट इक्विटी है लेकिन अपने एक्टिव मार्केट में नहीं है, लेवल 2 में है 1,10,000, लेवल 3 में है 1,15,000 विच टू प्रेजेंट। हम किस लेवल के हिसाब से इसको प्रेजेंट करेंगे? तो बेस्ट एस्टिमेट कंसिडरिंग मार्केट पार्टिसिपेंट एजम्पशंस लाइकली 2 लेवल, जो मार्केट में उसके सिमिलर आइटम है ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वी विल कंसिडर दैट केस ओनली, ठीक है। 1,10,000 इज ऑब्जर्वेबल इनपुट्स एग्जिस्ट। ऑब्जर्वेबल इनपुट्स अगर दिख रहा है तो वी विल गो बाय दैट ओनली, देन वी विल गो फॉर रादर देन गोइंग फॉर मैनेजमेंट मॉडल, ओके। DCF कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैश फ्लोज नेक्स्ट 3 years 50,000, 6,000, 70,000, 3 दिया हुआ है कैश फ्लो। टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 3 यूजिंग परपेचुअल ग्रोथ बाय 3% ग्रोथ है, एंड R इज 10%, TV CSF इज इक्वल टू 1 + G। इसका हम फॉर्मूला लगा के देख रहे हैं। कंप्यूट फेयर वैल्यू एट T0, ओके। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 1 0.901 प्रोवाइड किया गया है, 1 सब इसके लिए। तो लेट्स सी व्हाट इज द गिविंग। TV 70,000 है, राइट, इंटू 1.03 जिसका रेट दिया हुआ है, ओके। देन वी आर सेइंग 0.10 माइनस 0.03, 70,000, सो अप्रॉक्स कितने खड़ा है? 1,03,000। प्रेजेंट वैल्यू कितने खड़ा हो रहा है? 50,000 है, 50,000 इंटू 0.9091, दैट इज अकॉर्डिंग टू PV फैक्टर जो दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए हम ले रहे हैं, ओके। उसके साथ में हम ले रहे हैं प्लस 60,000 इंटू PV फैक्टर ऑफ दैट ईयर, सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर का PV फैक्टर जो उसके हिसाब से थर्ड ईयर का PV फैक्टर ले रहे हैं फॉर 7,000, सो PV फैक्टर इज कमिंग टू 2.25 अप्रॉक्सली, ओके। तो अब समीशन 2,25,000 माइनस एडजस्ट एरिथमेटिक, जितना एरिथमेटिकल हमारा यहाँ पे आ रहा है उसको हम कंसिडरेशन करेंगे, ओके। सो वी सी दैट 1,47,000 प्लस 77,363, सो 2,24,993 कम्स आउट। तो ये सॉल्व करने का समय, इसको ऐसे बोलेंगे तो इट विल बी ये, बट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में दिया क्या है? कैश फ्लो नेक्स्ट 3 years की 50, 60 एंड 70। टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years यूजिंग परपेचुअल ग्रोथ 3% में ग्रोथ हो रहा है, ओके। और रेट क्या है? 10%।
तो 3% के ग्रोथ में हमने उसको दिखाया है, दैट इज कमिंग टू 1,03,000 अप्रॉक्स. ओके, ट्रांजेक्शन वैल्यू हो रहा है. अब तीनों साल का क्या है पीवी हम निकालेंगे. 2,25,000 आ रहा है. ओके, सो वी सी दैट इट इज कमिंग आउट टू बी 2,25,000. और इसका समेशन के एडजस्टमेंट हम करेंगे, एथमेटिक एडजस्टमेंट जितना भी उसको लेके हम देख रहे हैं, इट इज कमिंग 2,24,993. ओके, 18 question, an entity's own credit risk reduces fair value of its liability by 6,000 from base market estimate of 94,000. base market estimate था 94,000, estimation was there, और उसका जो ओन क्रेडिट रिस्क था बाय 6,000. हाउ मच इज लाइबिलिटी रिकॉर्डेड. ऑब्वियसली वी हैव टू टेक बैक दैट बेस, जो 6,000 रुपये हमारा एस्टिमेट किया गया है उसको ऐड बैक करना है साथ में. ओके, इंक्लूड ओन क्रेडिट रिस्क फॉर लाइबिलिटीज. लाइबिलिटी अगर होगा उसका ओन क्रेडिट रिस्क अगर रहेगा उसको हमें ऐड करना है. इंक्रीज बिकॉज पुअर क्रेडिट इंक्रीजेज लाइबिलिटी फेयर वैल्यू. लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू बढ़ जाएगा अगर क्रेडिट रिस्क रहेगा तो उसको हमें ऐड बैक करना है. ट्रांसफर प्राइसिंग एसेट मूव फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 3 ड्यू टू मार्केट इनएक्टिविटी. मार्केट लेवल था 1 में, वहाँ पे उसका प्रोडक्ट कोटेड था, लेकिन वो इनएक्टिव हो गया बोल के मार्केट लेवल 3 में वो आ चुका है. ओके, इनएक्टिव होने के लिए वो लेवल 3 में आ चुका है. ओपनिंग लेवल था 2 lakhs का, क्लोजिंग लेवल 1,90,000. रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, येस, डिस्क्लोजर ट्रांसफर एंड रीजन ऑल्सो मूवमेंट इन लेवल 3 रिकंसिलेशन इंक्लूडिंग ट्रांसफर इन आउट. हमें इसका ट्रांसफर दिखाना है कि लेवल 1 से लेवल 3 में जा चुका है. और क्यों जा चुका है, दैट रीजन हैज ऑल्सो बीन बिकॉज दे हैव मार्केट हैज बिकम इनएक्टिव. वो रीजन भी देना है, और कहाँ क्यों हम इसको लेवल 3 में लेके गए हैं वो भी हमें मेंशन करने हैं, डिस्क्लोज करने हैं. कंपेरेबल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिकल एसेट सोल्ड 6 months अगो फॉर 75,000 इनएक्टिव मार्केट. इनएक्टिव मार्केट में अगर कुछ ऑब्जेक्ट रहता है तो वो मार्केट अगर केस 1 नहीं फॉलो हो रहा है, लेवल 1 नहीं आता, तो लेवल 2 में हम उसको देखेंगे. राइट, 6 months अगो कितना था 75,000. करंट मार्केट एक्टिव कोटेड प्राइस इज नॉट अवेलेबल. अभी करंट मार्केट में उसका एक्टिव प्राइस अवेलेबल नहीं है. शुड वी यूज दैट सेल एज लेवल 2 इनपुट? येस, इफ ट्रांजैक्शन इज रिसेंट एंड बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड एडजस्टमेंट्स फॉर टाइम कंडीशन अप्लाइड मे बी लेवल 2 और लेवल 3 डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वेबिलिटी. अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है मार्केट 2 में तो उसको पकड़ेंगे, अगर ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं है तो मार्केट 3 के लिए लेंगे. ठीक है. Question number 21. A quoted equity security closing bid 120, ask 122. Entity holds a long position. Which price to use for fair value? ठीक है, अभी केवल कोई भी इक्विटी शेयर को स्टॉक मार्केट में होल्ड किया. क्लोजिंग बिड है उसका 120, आस्क बिड है 122. ओके, एंटिटी लॉन्ग पोजिशन होल्ड. विच प्राइस टू यूज फॉर फेयर वैल्यू? फॉर लॉन्ग पोजिशन यूज बिड प्राइस, प्राइस टू सेल. और आस्क प्राइस क्या होता है? प्राइस टू बाय अ पर्टिकुलर थिंग. तो इसलिए जब हम कुछ खरीद, बिड प्राइस किसको बोला जाता है स्टॉक मार्केट में? बिड प्राइस इज द प्राइस विच वी सेल एंड आस्क प्राइस इज द प्राइस विच वी बाय. ओके, जो लॉन्ग पोजिशन जब होता है तो ऑलवेज गो फॉर द प्राइस टू बिड, एंड वेन फॉर शॉर्ट पोजिशन देन गो फॉर द ask price. Okay, तो always remember when in equity shares related to market and long position hold कर रहा है, we will go by the bid price, and if it is, that is the selling price, and ask price is the purchase price. For short positions we will consider the ask price. Then fair value of derivative measured using observable yield curves. लेवल 2 में हमने देखा सिमिलर ऑब्जर्वेबल यील्ड्स है इक्वल्स 15,000. इज इट लेवल 2 और लेवल 1? लेवल 2 बिकॉज वैल्यूएशन यूजेस ऑब्जर्वेबल इनपुट्स बट नॉट कोटेड प्राइस फॉर आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट. आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बट ऑब्जर्वेबल यील्ड कर्व्स अकॉर्डिंग टू लेवल 2 में जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 23. DCF परपेचुअल एंड कैश फ्लो फ्रॉम ईयर 1 12,000. डिस्काउंट रेट इज 6%, नो ग्रोथ. PV 12,000, 6% से डिक्रीज होकर 2 लाख हो गए. इज दिस एप्लीकेबल एज इनकम अप्रोच? यस, ये इनकम अप्रोच में ही जाएगा. और PV कितना होगा? 2 लाख, बिकॉज 2 लाख से होगा. प्रेजेंट वैल्यू दिया है 6% का, तो 12 lakhs बाय 6% हम डिस्काउंट फैक्टर निकाल के 2 lakhs विल बी द DCF. Asset A is valued at rupees 3 lakhs by market approach. Market approach, okay, companies, and 2,80,000 by income approach, right? Management chooses midpoint. Is it acceptable? Could be acceptable if both techniques are appropriate and weighing is justified. Disclose techniques and rationale. Yes.
अभी एसेट ए को वैल्यू किया गया 3 लाख में मार्केट अप्रोच में, और 2,80,000 इनकम अप्रोच में लिया गया. अब इनकम अप्रोच में इसको 2,80,000, तो कौन सा ये होगा? तो मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, मिड पॉइंट में जाएंगे. तो ये रही, यस इट कैन बी एक्सेप्टेबल अगर वो जस्टिफाइड किया सकता है, अप्रोप्रिएट वे करके देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट है टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिस्क्लोज द टेक्निक वी हैव टेकन एंड ऑल्सो रैशनल इट. क्वेश्चन नंबर 25, लेवल 3 इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस्ड फेयर वैल्यू गेन्स 20,000 का गेन दिया है. रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस. हाउ टू डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ गेन्स इंक्लूड इन प्रॉफिट और लॉस attributable to changes in unrealized gains for level 3 assets. level 3 asset है मतलब उसका पुअर, ये लेवल है पुअर, प्रायोरिटी लेवल नहीं, सबसे ये है, उसका कोई भी ऑब्जर्वेबल वैल्यू नहीं दिखा जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट उसका रिकॉग्नाइज 20,000 का. हाउ टू रिकॉग्नाइज डिस्क्लोज gains including profit and loss or attributable to changes in unrealized gains for level 3 assets. So thanks for watching. This is what all we had to do with in AS 113. Hope this is clear to you. For more such videos, do subscribe and like. Thank you.